महेश अपनी पत्नी उर्मिला और दो छोटे बच्चे बेटे रवि और बेटी मोनिका के साथ एक किराए के घर में रहता था। महेश माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त होता है और वो हमेशा माँ दुर्गा की पूजा करके अपने काम पर जाता है। उर्मिला और बच्चे भी साथ में मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। उर्मिला, बच्चों को यहाँ लेकर आओ, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। साथ में आकर बैठो सब। बेटा रवि, मोनिका, चलो पापा बुला रहे हैं, पूजा करनी है, जल्दी चलो। चलो चलो पूजा करनी है। महेश और उसका पूरा परिवार रोज सुबह साथ मिलकर पूजा करते थे। एक दिन महेश उर्मिला को अपने पास बुलाता है। अरे सुनती हो? कहाँ हो? यहाँ आओ। है जी, आई। बहुत दिन से साथ में कहीं गए नहीं है, चलो आज बाजार हो आते हैं। अरे वाह, आज आपको मार्केट घुमाने का ख्याल कैसे आ गया? अरे चलना है या नहीं ये बताओ। अरे बिल्कुल चलना है, ये भी कोई पूछने की बात है। महेश और उर्मिला बच्चों को घर पर ही छोड़ देते हैं और वो दोनों मार्केट जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। महेश और उर्मिला रोड क्रॉस ही कर रहे होते हैं, तभी एक तेज गाड़ी से दोनों को टक्कर लगती है और वो दोनों गिर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे ये दोनों तो बोल नहीं पा रहे हैं। अरे भाई कैसे बोलेंगे, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। राहगीर महेश और उर्मिला की बॉडी को उनके घर ले आते हैं। रवि और मोनिका जब उनको देखते हैं तो रोने लगते हैं। मम्मी पापा उठो उठो। मम्मी पापा कहाँ चले गए? मुझे आपके पास आना है। राहगीर अब पड़ोसियों की मदद से महेश और उर्मिला का अंतिम संस्कार करते हैं और रवि और मोनिका का अब कोई नहीं होता है और उनका घर भी किराए का होता है। ऐसे में उनका पालन पोषण कैसे होगा? यही सोचकर पड़ोसी उन बच्चों को एक अनाथ आश्रम में ले जाते हैं। यहाँ पर कमल कौन है? जी मैं कमल हूँ, इस अनाथ आश्रम का केयर टेकर। बताएं क्या बात है? ये रवि और मोनिका भाई बहन हैं। इन दोनों बच्चों के माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है और अब इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आप अपने अनाथ आश्रम में इन दोनों बच्चों को रख लीजिए। जी मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए। इन बच्चों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और इनकी तरह और भी बच्चे हैं यहाँ, सब आपस में घुल मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों में रवि और मोनिका वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर खेलते हैं। रवि वहाँ के बच्चों को माँ दुर्गा की पूजा करना बताता है। बच्चों के अच्छे व्यवहार को देखकर कमल भी बहुत खुश होता है। आओ बच्चों, खाना लग गया है। जी चाचा जी आए। दोस्तों, तुम सबको पता है कुछ दिनों में दुर्गा पूजा है। लेकिन हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे कहाँ? अरे जहाँ खेलने जाते हैं पास के मैदान में वही मनाएंगे। बच्चे खाना खाने के बाद कमल के पास जाकर दुर्गा पूजा करने का बोलते हैं। तब कमल उनको बताता है कि उनके पास जगह नहीं है। तभी रवि कमल से कहता है, चाचा वो पास में जो मैदान है, हम लोग वहाँ दुर्गा पूजा मनाएंगे। नहीं बेटा रवि, वो जमीन हमारी नहीं है और उसके मालिक ने बस तुम लोगों को वहाँ खेलने भर की ही इजाजत दी है। चाचा फिर भी आप उनसे एक बार बात तो कर लीजिए, क्या पता वो मान जाए। ठीक है बेटा, मैं पूछता हूँ। कमल मैदान की जमीन के मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई जी, कुछ दिनों में दुर्गा पूजा आने वाली है और बच्चों का मन है कि दुर्गा पूजा आपके मैदान पर बनाई जाए। कमल भाई, मैंने वो मैदान भानु प्रताप को बेच दिया, अब वही उसका मालिक है। कमल अनाथ आश्रम वापस आ जाता है और बच्चों को सारी बात बताता है। फिर सारे बच्चे कमल के साथ में भानु प्रताप के मैदान पर जाते हैं और उससे दुर्गा पूजा के लिए बात करते हैं। मेरा नाम कमल है और मैं पास के अनाथ आश्रम का केयर टेकर हूँ। अच्छा, बताओ मेरे पास कैसे आना हुआ?
कमल और बच्चे मिलकर भानु प्रताप से मैदान पर दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, यहाँ कोई पंडाल नहीं लगाया जाएगा। मैंने इसके लिए ये जमीन नहीं खरीदी है। मैं इस जमीन पर बार और पब बनवाऊंगा, जिससे यहाँ खूब लोग आएंगे और मेरा बहुत फायदा होगा। अंकल, हमने सुना है उसमें लोग शराब पीते हैं और ये गलत होता है। सुनो बच्चों, मैं लोगों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचता हूँ। जाओ सब यहाँ से। बच्चों, ये नहीं मानेगा, चलो मेरे साथ। बच्चे कमल के साथ अनाथ आश्रम वापस लौट जाते हैं और इधर भानु प्रताप उस जमीन की खुदाई करवाना शुरू करता है। लेकिन जमीन में जो भी चीज से वो खुदाई करना चाहता है वो खराब होने लगती है। साहब, पता नहीं ये जमीन कैसी है, ये खुद ही नहीं रही है। तुम सब काम चोर हो। ऐसे कैसे नहीं खुद रही है? अगर फावड़े से नहीं खुद रही है तो कुछ और करो, लेकिन मुझे यहाँ पर काम शुरू करना है। साहब, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जमीन खुदने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, रुको, मैं अभी जेसीबी मशीन बुलवाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं खुदती है जमीन। भानु प्रताप अब जेसीबी बुलाता है, लेकिन जेसीबी मशीन जैसे ही काम शुरू करती है वो खराब हो जाती है। भानु प्रताप को बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे सुनो, कोई मुझे फावड़ा ला के दो। भानु प्रताप जैसे ही फावड़ा लेकर उस जमीन पर मारता है तो बहुत तेज हवा चलने लगती है और काले बादल छा जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तो मौसम साफ था, अचानक से ये बादल कहाँ से आ गए? कमल और बच्चे कुछ दूर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और अचानक बच्चे देखते हैं कि पेड़ की एक डाल टूट रही है और उसके ठीक नीचे भानु प्रताप खड़ा है। बच्चे उसकी तरफ भागते हैं। अंकल, हटो वहाँ से। तुम सब फिर आ गए? ऐसे नहीं मानोगे तुम सब। बच्चे भानु प्रताप के पास आकर उसको धक्का देते हैं। तभी डाल टूटकर नीचे गिरती है और भानु प्रताप बच्चों की तरफ देखने लगता है। अरे, ये डाल कैसे टूट गई? अंकल, आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। अब भानु प्रताप ऊपर सर उठाकर भगवान की धन्यवाद कर रहा होता है कि वो देखता है कि सारे बादल बच्चों के आने से गायब हो गए। अब वो समझ जाता है कि ये कोई चमत्कार है। बच्चों, मैं समझ गया हूँ कि ये माता दुर्गा का ही चमत्कार है और वो यहाँ पर गलत काम नहीं होने देना चाहती हैं। हाँ अंकल। अब भानु प्रताप को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बच्चों से और माँ दुर्गा से माफी मांगता है और वहाँ पर एक भव्य माँ दुर्गा का पंडाल सजाता है और सारे लोग साथ मिलकर पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंजरी माँ के पास ही बैठी थी जब सुमन ने आकर बताया कि अगले हफ्ते से सामने वाली खाली मैदान में मेला लगने वाला है। मंजरी का दिल खुशी के मारे तेजी से धड़कने लगा। वो भागती हुई अपनी बड़ी बहन नीरजा के पास गई। दीदी, तुम्हें पता है हमारे घर के सामने वाली खाली मैदान में मेला लग रहा है। क्या सच? तब तो बड़ा मजा आने वाला है। तुम्हें याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? हाँ दीदी, इस बार भी डांस के प्रोग्राम होंगे ना, हम भी देखेंगे। पिछले बार हमारे पास टिकट के पैसे नहीं जुटे थे, इस बार हमें पहले से ही पैसे इकट्ठे करके रखने होंगे। दोनों बहनों ने मेले में जाने के लिए ढेर मंसूबे सजाए। दीदी, मैं जरा कविता के घर से आती हूँ, पता तो चले कि खबर सच्ची है कि झूठी। वैसे किसने बताया तुम्हें? जानकी, जो कविता के घर में बर्तन धोती है, उसकी बेटी सुमन ने। तब तो जरूर कविता के यहाँ जाओ, सामने वाली जगह उन्हीं लोगों की तो है। उनके पिताजी ने अगर मैदान में मेला लगाने की अनुमति दे दी होगी तो कविता को जरूर पता होगा। अभी जाऊं? देख लो, अम्मा जाने दे तब ना। मैं कविता से कॉपी लेने जा रही हूँ। इतना कहकर मंजरी कविता के घर चली गई। अरे मंजरी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तू बता, क्या खबर है? कुछ नहीं, दरअसल साल की तरह इस बार भी सामने वाले मैदान में मेला लग रहा है ना,
तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है। परीक्षा के लिए तेरी तैयारी हो गई क्या? वाकई? हाँ, हर साल ही तो लगता है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेले में बहुत मजा आएगा। पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी ना। हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद मंजरी कविता के यहाँ से चली आई। कहाँ गई थी? माँ, बताया तो था कि कविता से कॉपी लेनी थी। और कॉपी कहाँ है? उसकी कोई सहेली ले गई। मंजरी, देखो, तुम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए ही मैं यहाँ शहर में बैठी हूँ, वरना तुम्हारे पापा के घर से चले जाने के बाद मेरा यहाँ दम घुटता है। तुम दोनों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी किसी पाखर तालाब में डूब मरती। क्या सोचकर वो चले गए? माँ, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? हम दोनों ही पढ़ाई करते हैं, वैसे भी हम कहीं नहीं आते जाते। माँ बड़बड़ाती हुई मशीन पर सिलाई करने बैठ गई। तब तक नीरजा भी अपना चश्मा ठीक करते हुए आ गई। क्या हुआ? यहाँ का माहौल इतना गमगीन क्यों है? कुछ नहीं, माँ सिर्फ हमारी वजह से इस अजनबी शहर में बैठी है, वरना। बस समझ गई मैं। क्या हुआ? कुछ पता चला? खबर पक्की है, मेला लग रहा है। दीदी, हम किसी बहाने से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते तो अच्छा रहता ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेला तो शाम को लगेगा। तब तक तो हम आ ही जाते हैं। समस्या सिर्फ माँ की ही है। वो हमें मेले में जाने की अनुमति देंगी कि नहीं? हमारे पास कुछ पैसे है ना, उसी से काम चल जाएगा। हमें सिर्फ चाट वाट ही तो खाना है। चल, माँ की कपड़े सिलने में थोड़ी मदद करते हैं। वो खुश हो जाएगी तो शायद हमें मेला दिखाने खुद ही लेकर जाए। मेला तो 1 महीने तक लगेगा। अगले हफ्ते ही मेला लग गया। मोहल्ले के सारे बच्चे, युवक और बूढ़े बहुत उत्साहित थे। माँ, चलो ना, मेला देखने चलते हैं। हम कुछ नहीं मांगेंगे। देखो ना, कहीं जलेबियाँ बन रही होंगी तो कहीं कठपुतली का नाच हो रहा होगा, कहीं काला जादू हो रहा होगा तो कहीं दुकानों पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े सजे होंगे। नीरजा को साथ लेकर चली जा, मुझे कपड़े सिलकर देने हैं। बस सावधानी से जाना। ओफो माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी जल्दी चलो, माँ ने जाने की अनुमति दे दी है। मंजरी और नीरजा फटाफट तैयार हो गई और मेला देखने चली गई। दोनों बहनें अपने साथ बचाए हुए पैसे लेकर चली गई। अभी वो लोग मेले में पहुँचे ही थे कि दीदी वो देखो, वो रही परी की मुकुट वाली जगह, जहाँ हमने पिछली बार परी का मुकुट देखा था। चलो उधर ही चलते हैं, शायद इस बार भी परियां वहाँ आई हो। दोनों उस कोने पर गई तो एक दुकान के बाहर एक परी की मूर्ति लगी थी, जिसके सर पर बिल्कुल वैसा ही मुकुट था जो पिछली बार उन्हें मिलते मिलते रह गया था। काश ही सचमुच की परी होती तो हमारे दिल की सारी बातें जान लेती, हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। तभी मंजरी को लगा कि परी ने अपनी पलकें झपकाई। दीदी, मुझे लग रहा है ये सचमुच की परी है। देखो ना, कैसे पलकें झपका रही है। तब तक परी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। मेरे सिर पर जो मुकुट है उसे उतारकर मेरी मूर्ति के चारों तरफ घुमाकर फिर पहना दो। परी ने जैसा बताया था नीरजा ने वैसे ही किया। अचानक परी के शरीर में जान आ गई। लड़कियों, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम दोनों मेला देखने आई हो। आप तो परी है, पर मूर्ति में कैसे बंध गई? यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों पेड़ के नीचे आ गई। मैं इस मूर्ति में बरसों से कैद थी। एक बार हमारे परिलोक से बहुत से लोग आए थे, सब तो चले गए, पर जाते जाते एक जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था। ये मूर्ति बरसों से एक गोदाम में पड़ी हुई थी। कल ही मुझे वहाँ से निकालकर झाड़ पोंछ कर यहाँ रखा गया। तुम दोनों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। ओहो, हमारे तो भाग्य जग गए कि हमारी मुलाकात परी से हो गई। आप चलिए हमारे घर, वो देखिए यही सामने ही है। मैं फिर कभी आऊंगी। तुम लोगों को क्या तकलीफ है? बेझिझक मुझे बताओ। परी रानी, हम बहुत गरीब है। हमारी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर हमें बड़ा किया। किसी तरह हम पढ़ लिख रहे हैं। ओहो, ये बात है। परी ने अपने हाथ ऊपर किए तो उसके हाथ में 2 सुनहरे मुकुट आ गए। ये लो मुकुट, तुम दोनों अपने पास रख लो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी इसी मुकुट से बोल दिया करना। बस ये ध्यान रखना कि कोई इसको देखने ना पाए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी नीले आकाश में उड़ गई। मंजरी और नीरजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों भागती हुई घर आ गई।
माँ, हमारे दुख के दिन चले गए। इतना कहकर वो दोनों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। सुनहरे मुकुट, हमारे पापा को हमसे मिला दो। मुकुट मुकुट, हमें भी इतना पैसा दे दो कि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। वो दोनों जैसे ही अपना कमरा खोलकर बाहर आई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उनके पापा मनोहर खड़े थे। पापा, अब कहाँ चले गए थे? हम लोग कितनी मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम आपको कितना याद करते थे। हाँ बेटी, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अब मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए अपने बच्चों के पास। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जरा तुम्हारी मम्मी से तो मिल लूं। पापा अंदर चले गए। माँ अकेले बैठकर सिसक रही थी। मंजरी, सुनहरे मुकुट ने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। माँ बेचारी पिछले 7 सालों से रो रो कर समय काट रही थी ना। हाँ दीदी, अब हम लोगों के जीवन से सारे कष्ट निकल गए। दोनों बहनें दूसरे दिन मेला देखने के लिए पापा से पैसे मांगने चली गई।